कि नवादा के लिए लालू यादव कौन है? नीतीश कुमार को राजा बनने नहीं दिया जा रहा है। तेजस्वी बार बार कह रहे हैं कि अमित शाह सीट डिसाइड कर रहे हैं। जी, तेजस्वी चिंतित है कि निशांत की राजनीतिक एंट्री कौन रोक रहा है। राजवल्लभ परिवार सोचता है कि हमारे साथ लालू ने धोखा किया, लालू को लगता है कि राजवल्लभ परिवार ने धोखा किया। तो क्यों ना दो कमजोर लोग मिलकर एक मजबूत आदमी हो जाए। चिराग पासवान बिहार में चुनाव न लड़े, नीतीश कुमार ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी। तेजस्वी यादव ये जान चुके हैं कि कांग्रेस कम सीटों पर मानेगी नहीं। गुलाम गौस का ये कहना कि हमारे लिए विकल्प खुले हैं। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, वो खबर जिसमें दिन भर की वैसी खबरें जो छूट जाती हैं उनका निचोड़ लाकर और जो समझ में आपको नहीं आता है वो समझाने के लिए उसका विश्लेषण करते हैं, खबरें चीरफाड़ करते हैं। और आज जो हम स्ट्रेचर पर खबर लेकर आए हैं वो बड़ा अलग तरीके का है। आपको पता है अच्छे से कि लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार किस तरफ थे। पिछले विधानसभा चुनाव में से पहले भी अगर आप नीतीश कुमार की स्थिति को देखिए तो 17 से पहले वो किस तरफ थे। नीतीश कुमार जब जिधर रहते हैं उस तरफ पलड़ा भारी हो जाता है। कल यही बात उनके एमएलसी गुलाम गौस ने बाबा से बातचीत के दौरान बताई भी थी। आप इसीलिए आज मुझे कंपाउंडर के रोल में भी देख रहे हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सर्जरी है वो बाबा को ही करना है। मैं इसमें विशेष टिप्पणियां जरूर करूंगा। बात सीधी है, नीतीश कुमार जिधर रहेंगे उधर वजन भारी रहेगा, उधर सरकार बनेगी। तो अब नीतीश कुमार की बात सुनकर उन्हें उनके मन के मुताबिक सीटें क्यों नहीं दे दी जा रही हैं? क्यों चिराग पासवान को सीट दे दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा के लिए कुछ छोड़ दीजिए, मांझी के लिए कुछ छोड़ दीजिए, ये क्यों भाजपा कह रही है? और मंच पर तो आपने देखा ही ना किस तरीके से बातचीत हो रही थी। नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को साफ कह दिया कि बिहार में चुनाव को नहीं लड़ना है। ये बात नीतीश कुमार के अलावा कोई नहीं कह सकता है। चिराग पासवान बिहार में चुनाव न लड़े, नीतीश कुमार ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी। ये जानते हुए कि चिराग पासवान अगर बाहर जाएंगे तो फिर रडार पर नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन उनको अच्छे से पता है कि रडार पर जरूर होंगे लेकिन सरकार में तो हम ही होंगे। अब भाजपा की मजबूरी हो जाएगी कि कैसे सरकार बनाना है, दोनों को पता है। और अगर नहीं होगा तो फिर तो तेजस्वी जिंदाबाद, तेजस्वी तो तैयार ही है। देखिए, अमित शाह के फिर एक बार बयान आ जाने की वजह से कि नीतीश कुमार अब तक तो सीएम के कैंडिडेट हैं, चुनाव बाद तय होगा कि कौन सीएम होगा, ये विवाद बढ़ा रहा है। और इसकी वजह से समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि जदयू अनिश्चितताओं की ओर बढ़ता जा रहा है, एक असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो रही है और उससे मैनिफेस्ट हो रहा है अलग अलग प्रकार का डर और बयान। गुलाम गौस का ये कहना कि हमारे लिए विकल्प खुले हैं, और फिर ये भी कहना कि हम केंद्र सरकार की बैसाखी जो है वो खींच सकते हैं, वो हमारे हाथ में है, हम जब चाहें उसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। ये इस बात का इतना ही काफी है परिचय देने के लिए कि दोनों के बीच रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। बहुत सेंसिटिव टाइम्स है ये गठबंधन के लिए, दोनों गठबंधनों के लिए। उधर भी तेजस्वी यादव ये जान चुके हैं कि कांग्रेस कम सीटों पर मानेगी नहीं, ज्यादा सीटें देने की स्थिति में वो है नहीं। मुकेश सहनी भी डिप्टी सीएम की कुर्सी पहले ही चाहते हैं। 20 सीटों की चर्चा चल रही है, उनको चाहिए 40 सीट। 30 तक पर एडजस्ट भी कर लें, लेकिन 40 उनके मुंह से बार बार निकल रहा है। लेकिन ये संभव नहीं लग रहा है कि तेजस्वी उतना सीट उधर दे पाएंगे। 140-50 सीटों पर तो तेजस्वी खुद लड़ना चाहते हैं। तो तेजस्वी भी अच्छी स्थिति में नहीं है, नीतीश भी अच्छी स्थिति में नहीं है। तो क्यों ना दो कमजोर लोग मिलकर एक मजबूत आदमी हो जाए, एक मजबूत गठबंधन बना ले। बिल्कुल, ये तो तय है ना कि नीतीश कुमार अगर तेजस्वी से चले जाएंगे तो गठबंधन बन जाएगा, सरकार बन जाएगी और भाजपा विपक्ष में बैठेगी, या शायद उस लायक भी ना रहे अगर प्रशांत किशोर और बाकी एलिमेंट्स को उसमें जोड़ दिया जाए निश्चित। तो भाजपा जो आज जदयू अनिश्चितता में है वो केवल सरकार से समर्थन खींचकर महागठबंधन जाने की वजह से वो भाजपा को अनिश्चितता की तरफ ठेल देगी। तब असुरक्षा की भावना भाजपा को हो जाएगी कि क्या होगा केंद्र में, क्या होगा बिहार में। देखिए, इन चर्चाओं के बीच, इन मलालों के बीच, इन समस्याओं के बीच, इस कलह के बीच अब खबरें ये आ रही हैं कि सीटों को लेकर जो अपने अपने जो घटक दल हैं दोनों गठबंधनों के, जो तैयारियां कर रखे हैं, उसमें कई प्रत्याशियों की अदला बदली शुरू हो गई है। कई का विकेट गिरना लगभग तय है, कई इस तरफ से उस तरफ जाने वाले हैं। संभावनाएं बन रही हैं बाबा।
कम कहा जा रहा है कि दर्जन भर ऐसे लोग हैं जो इस तरफ से उस तरफ भागेंगे, उस तरफ से इस तरफ भागेंगे। दोनों को अनिश्चितता महसूस हो रही है। कैसे? देखिए, तेजस्वी यादव की तरफ के लोगों को ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो ना हो कि कांग्रेस और मुकेश सहनी के चक्कर में मेरी टिकट कट जाए। कई लोगों को तो पता भी चल चुका है कि उनकी टिकट कटने वाली है, तो वो इधर रिफ्यूजी खोज रहे हैं जी। अब जदयू में ऐसे लोग हैं जो इनको पता है कि चिराग पासवान तो जाएंगे नहीं, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट किया जाएगा जी। चले गए तो चले गए, नहीं गए तो फिर तो चले गए तो फिर पिछली बार की तरह हराएंगे हमको बाहर जाके, और अगर रह गए तो हमारी टिकट तो ऐसे भी कट जाएगी जी। कुछ लोगों ने खेल भी किया था, उनकी भी लिस्ट लंबी है। जो लोग पिछले चुनाव में सरकार बनने के बाद, महागठबंधन की सरकार जब गिरी थी, नीतीश कुमार ने गिराई थी, और उसके बाद जब दोबारा भाजपा से मिलकर सरकार बनाने वाले थे, तब जिन विधायकों ने खेला किया था जी, दोनों तरफ से, जी दोनों तरफ से, दोनों संशय में है। निश्चित। जो इधर आए थे वो ये सोच रहे हैं कि फिर टिकट मिलेगा कि नहीं, और जो उसमें खेल कर रहे थे अपने ही गठबंधन से, एनडीए से, कई नाम हम आपको बताएंगे, कई नाम आपको पता भी है, वो भी संशय में है टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कई लोगों का नाम है इसमें, एक जो नाम बार बार आता है परबत्ता से संजीव सिंह का जी। इन क्या करेंगे, किस तरफ जाएंगे, इन्हें टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बार बार चर्चा होती है कि इनको टिकट नहीं दिया जाएगा जदयू की तरफ से, कोशिश की जाएगी कि इनको काट दिया जाए, क्योंकि ये उस तरफ से शायद बैटिंग करने लगे थे। ऐसे ही नाम उस तरफ भी हैं। तेजस्वी यादव भी, जो पिछले चुनाव में नवादा की सीट लग रहा था कि आसानी से निकाल लेंगे जी, और नवादा में राजवल्लभ परिवार ने जो खेल किया वो कैसे भूल सकते? बिल्कुल बिल्कुल। राजवल्लभ परिवार सोचता है कि हमारे साथ लालू ने धोखा किया, लालू को लगता है कि राजवल्लभ परिवार ने धोखा किया, और इसी वजह से यहाँ भी इंटर एक्सचेंज हो सकता है। कई कांग्रेस के विधायक इधर से उधर गए थे, कई राजद के विधायक, दो तो आपको याद ही होगा, तीसरा का मुझे नाम याद नहीं आता है। एक तो इनफैक्ट वो सभी 4 मिल करके थे। हाँ 4 थे जी जी जी। दो लो प्रोफाइल है, 2 हाई प्रोफाइल है। आनंद सिंह की एक पत्नी थी, एक आनंद मोहन के पुत्र थे। इन दोनों को भी वापस चुनाव लड़ना है, और आप सुन ही रहे हैं आनंद सिंह कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। प्रवक्ता बन गई है बीजेपी में। हाँ, एक तो प्रवक्ता बन गई है। कांग्रेस के भी 3 लोग गए थे, प्रहलाद यादव भी हैं, उनको भी टिकट मिलेगा कि नहीं मिले। तो ऐसी एक बड़ी लिस्ट है जो बाबा के पास है, जिसमें कुछ तो कंफर्म हो गया है कि इधर से उधर चले गए हैं, अब वो इस तरफ नहीं उस तरफ चुनाव लड़ेंगे, यानी जिस तरफ पिछली बार जिससे लड़े थे अब उसी की तरफ से लड़ेंगे। बिल्कुल। तो बाबा लिस्ट की शुरुआत करते हैं। मुझे शुरुआत करने से पहले मैं बता दें कि ये आग एक ही तरफ नहीं है, दोनों तरफ बराबर लगी हुई है जी। अगर राष्ट्रीय जनता दल के कुछ लोग पहले से चले गए हैं तो कुछ लोग अभी भी जाने के इंतजार में हैं जी, और जनता दल यूनाइटेड में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझ रहे हैं कि वर्तमान जो परिस्थिति अगर रहती है, जिसमें पिछली बार चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन का हिस्सा थे और चिराग पासवान बाहर थे, जैसा कि आपने बताया भी, तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग इधर से भी उधर जाने की, राजद में जाने की तैयारी कर रहे हैं जी। सबसे बड़ी बात जो आपने कहा कि दोनों असमंजस की स्थिति में अपने अपने गठबंधन में, तो उसका कारण है कि दोनों अपने अपने गठबंधन के बॉस हुआ करते थे, लेकिन इस बार उनके पीछे पीछे किसी को लगा दिया गया है। जैसे आप देखिएगा कि पिछली बार नीतीश कुमार, अब तक मैंने पिछली बार क्या, अब तक आपने नीतीश कुमार को देखा होगा एनडीए गठबंधन में एकमात्र राजा थे, एकमात्र डिसीजन मेकर थे और भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे पीछे चलती थी। लेकिन चिराग पासवान के कद बढ़ने से कहीं ना कहीं चिराग पासवान अब उनके लिए एक तरफ परेशानी का कारण भी बन गए हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है उनको यूज भी करने लगी है। जैसे आप देखिए कि चिराग पासवान का ये कहना कि हम चुनाव लड़ेंगे जी, ये हो सकता है कि चिराग पासवान अपने मन से बोल रहे हो जी, लेकिन इसके पीछे हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी कुछ हो जी। उनका सीधे उस जगह पे जाना जहां से वो हराए थे, ये भी एक बात बड़ी बात है। शाहबाद के क्षेत्र में वहां से उनका रैली का शुरुआत करना, वहां के लोगों को रैली ही नहीं करना, वहां जिन लोगों ने रैली को आयोजित करे उनको सम्मानित करना। बाबा 22 सीटों में से 11 सीटों पर दावा ठोकना, बिल्कुल आधा। अब आप ही को बता देना मुझे, आप ही समझिए कि उसर जमीन हो, जिस जमीन में कुछ भी नहीं उपजता हो, पर पहाड़ हो, कोई मांग बंजर हो, कोई मांग रहा हो, तो आप तो सर्च दीजिएगा ना। हाँ, लेकिन कंफ्यूजन भी रहेगा कि मांग क्यों रहा है भाई। तो निश्चित रूप से आपने देखा भी होगा कि वो कहीं ऐसा, जैसे आप दशरथ मांझी की बात, और चिराग ने पिछली बार भी पत्थर पर ही फूल गिलाया जी, दशरथ मांझी की बात आप कर लीजिए, चिराग का एक ही डिमांड, सबसे बड़ा डिमांड था कि हाजीपुर हमको चाहिए, हाजीपुर मिला ना, बिल्कुल जीते ना। नहीं, जितनी डिमांड थी सब पूरी हो गई। जिन चिराग की शर्तों की
की बात याद पड़ रही है भाई, एक लंबा 6 महीना 1 साल का चला था, निश्चित। 3 शर्तें हम ही ने वो 3 शर्तें बताई थी, मैंने ही बताया था पहले, और वो आखिर वो देखिए वो 3 शर्तें पूरी हुई। निश्चित। चाचा बाहर, हम मंत्री, सारे जो जितना चीज वापस लिया गया सब वापस, सब पार्टी से लेके सांसद तक, घर से लेके सब कुछ वापस। और ये बात वो कहते भी, हम लोगों ने पिछले एपिसोड में बताया भी कि पहले वो ऐसे व्यक्ति हैं जो गठबंधन में सीटें बढ़ी है जी, ये बात कह करके वो इस बात को इंडोर्स करते हैं। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ नीतीश कुमार को अब राजा बनने नहीं दिया जा रहा है, डिसीजन उनका नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, तो उनको परेशानी होगी, वो अपने लिए स्पेस खोजेंगे। जब ऐसा माहौल हुआ है तब तो नीतीश कुमार ने पाला बदला है, ये तो हमारे पास उदाहरण है ना। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी तरफ असहज नहीं कर सकते, असहज नहीं कर सकते, वो असहज होंगे तो फिर पलट जाएंगे। दूसरी तरफ इसमें और भी कड़ियां हैं, उनका गुप्त मीटिंग करना, उन लोगों से मीटिंग करना जिन लोगों से राजद का संबंध बढ़िया, गुलाम गौस को छोड़ देना, गुलाम गौस को फ्री छोड़ देना, मंगनीलाल मंडल का जाकर रेड कार्पेट बिछा कर तैयारी करना, ये सारी बातें तो कहीं ना कहीं सारा कर ही रहे हैं ना। और तेजस्वी ने भी तो कर ही नहीं सारा कि मंगनीलाल मंडल को बना के कि देखिए नीतीश जी आप ही के आदमी है। बिल्कुल, सोचना तो सोचिएगा। इसमें एक और बड़ा पेज फंसा हुआ है नमन जी। इसके बाद आप तेजस्वी की तरफ आते हैं, उनके तरफ से लोग कहे तेजस्वी चिंतित है कि निशांत की राजनीतिक एंट्री कौन रोक रहा है। बिल्कुल, तेजस्वी बार बार कह रहे हैं कि अमित शाह सीट डिसाइड कर रहे हैं। ये तो मतलब ये दुश्मन का रोल नहीं है नीतीश के, ये तो नीतीश के हितैषी बन के कह रहे हैं कि देखिए आपके साथ क्या खेल कर रहा है। कल भी उन्होंने कहा है कि मैंने जो कहा था उन्होंने पूरा किया, लेकिन 400 रुपया अभी कम है, उसको हम आगे आए हैं जब सरकार में दोनों पूरा करेंगे। तो ये भी बातें कहीं ना कहीं आपको नजर आ रही। और एक बात तो आप मान के चलिएगा ना कि नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव के साथ आए तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, उनके हर एजेंडा को लागू करने के लिए उन्होंने पहली शर्त में बताया था। मैंने समझिए कि जुलाई में गन्ना से लेके नियुक्ति पत्र सब 9-10 जुलाई को आए थे, 15 अगस्त को गांधी मैदान में पहुंचे, 1 महीना के अंदर उन्होंने सारा घोषणा पूरा कर दिया और कहा कि जितना बात कहा है ना उसका दुगना करेंगे। ये भी बात उन्होंने ऑफिशियल कहा था। अब तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव को भी परेशानी ये हो रही है कि ठीक है 20 सीट मांग रहे हैं, जैसा कि आपने बताया भी कि मुकेश सहनी पर कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। 20 नहीं मांग रहे, मुकेश सहनी 40 सीट मांग रहे हैं। 40 सीट मांग रहे हैं तो मुकेश सहनी देने की बात आ रही है जी। मुकेश सहनी अगर मान लेते हैं कि 40 सीट मिलता है और 20 सीट अगर मान लेते हैं दे भी देते हैं किसी कारणवश, हाइपोथेटिकल है, तो उसमें से अगर 20 जीत जाते हैं तो क्या जरूरी है कि वो रहें उनके साथ। ये राजद के लोग यही कह रहे हैं। बिल्कुल, ये अंदर राजद के प्रवक्ता उनके लोग ये पत्रकारों से कह रहे हैं कि मुकेश सहनी को इतना दे देंगे आप भाग जाएगा, तब ये वो कह रहे हैं। 2 आदमी नहीं भाग सकते हैं और वही दोनों परेशान कर रहे हैं उनको। बिल्कुल, एक कांग्रेस जो बार बार ही अपने सीटों को लेकर के अड़ी हुई है कि आप उनको दीजिएगा 40, हमारा से 17 में से काटिएगा तो हम ही आपके साथ नहीं रहेंगे, हम ही कोई आपके लिए विवाद खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ तो कह रही है लोकसभा में हमने अच्छा प्रदर्शन कर दिया, हमको दीजिए अधिक सीट, दीजिए, बढ़ा के दीजिए। लेफ्ट की पार्टी हमेशा अच्छा प्रदर्शन करी, वो भी मांग रही है, हमको भी दीजिए। तो ये दोनों पार्टी जो स्वाभाविक रूप से तेजस्वी यादव के साथ रहने वाली हैं, उनको आप दबा करके किसी और को बढ़ा नहीं सकते हैं, ये मजबूरी है। तो यहाँ आकर के तेजस्वी यादव भी बॉस के रोल में जो थे कोशिश भी किया उन्होंने चौथी बैठक में कि बॉस बन के दिखाए, लेकिन विवादे हो गया, झगड़ा का अंदर से बात आया कि अंदर में झगड़ा हो गया, विवाद हो गया। तो तेजस्वी को भी डर लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं कि हम जो अब तक अघोषित रूप से बॉस थे और मेरी बात हर बात मानी संयोजक हो गए, हाँ हर बात मानी जाती थी, अब कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बात में रंगा लग जाए। तो ये डर उनको भी है। सारे सर्वे रिपोर्ट ये बता रहे हैं कि अगर सरकार उनकी बनती हुई भी दिखाई दे रही है तो फिर 2020 की तरह वो 1000 वोट, 4000 वोट, 10,000 वोट, 20,000 वोट से पीछे रह जा रहे हैं जी। अरे मुख्यमंत्री का चेहरा तो बनाया जा रहा है, लेकिन जीतेंगे तब ना, मुख्यमंत्री 122 पूरा करेंगे तब ना, ये सवाल होता है। अब इसके बाद हम उन बातों को बताते हैं जिन बातों के लिए हम यहाँ आए हैं। ये जो अदला बदली की जो चर्चा चल रही है, आपने देखा होगा कि 2024 के चुनाव से पहले, नमन जी आपको याद होगा कि आप उसके सबसे बड़े गवाह हैं जी। 2024 के चुनाव से पहले जब नीतीश कुमार को फिर से महागठबंधन से एनडीए की तरफ स्विच कराया गया, उस समय उनको बहुमत साबित करने के कैसे लाले पड़े हुए थे। भले ही 130 का संख्या पूरा कर लिए, लेकिन 122 पूरा करने में उनको परेशानी थी, क्योंकि राजद ने वो जो जाल बुना था, जिस व्यक्ति का नाम लिया आपने शुरू में, डॉक्टर संजीव का, उन पर कितने तोहमत लगे हैं। बिल्कुल, यहाँ तक कि उन पर केस भी है, जिस केस की सुनवाई भी शुरू हो गई है और ईओयू जो है उस पर जांच भी शुरू कर दी है। मैंने ये तो सदन में ही बोल दिया था सम्राट चौधरी ने कि हम छोड़ेंगे किसी को, जांच होगी और सबको सजा मिलेगी। तो इसमें सुधांशु शेखर ने पहल किया, सरकारी गवाह बन गए और उसके बाद उन्होंने कई लोगों को फंसा दिया।
इनको भी तो मिला था, याद है उनको हमारे ही चैनल पे इंटरव्यू दे रहे थे, उसी बीच में संजीव जी पीछे से आ गए। जी जी उसके उसके अलावे आपको बता दें किडनैपिंग का भी चार्ज लगा है और भी बहुत सारे। हाँ बिल्कुल, आप किसी को अगेंस्ट भी अगर पकड़ के रखिएगा तो फिर तो किडनैपिंग होगा। दूसरा सबसे बड़ी बात कि आपने देखा होगा राजद की तरफ भी किडनैपिंग का लगा, मेरे भाई को किडनैप कर लिया गया है, बीमा भारती पर भी आरोप लगा, बीमा भारती पर आरोप लगा, टिकट कट गया। और सबसे सबसे बड़ा तो आपने देखा होगा चेतनानंद के भाई पहुंच गए चिट्ठी लेकर के, पुलिस लेकर के, बिल्कुल। और वो चेतनानंद जो वहां सहजता से क्रिकेट खेल रहे थे और सरंगी बजवा रहे थे। मुझे तो ये बात तो मैं ऑन रिकॉर्ड कहूंगा कि मैंने सुनील सिंह से ये बोला था जी कि वो दोनों किसी कीमत पर अंदर नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं अंदर ही तो हैं जी। फिर देखिए तो कितने देर तक रहते हैं, और अंततः वो 1 घंटे में ही सारा खेल हो गया। बिल्कुल, आप उसके गवाह हैं, तो आप ये बात बता सकते हैं कि बेचैनी तो वहीं से बढ़ गई थी, नीतीश कुमार का स्विच करना और बेचैनी बढ़ना, यानी नीतीश कुमार जैसे एनडीए गठबंधन में आए तो सब लोग की बेचैनी बढ़ गई। और ऐसे लोग जिसमें से चेतनानंद नहीं थे, प्रहलाद यादव थे, उनको भी लग रहा था कि उधर रहेंगे तो हम फंस जाएंगे, बिल्कुल। उनको भी बहुत सारे मामले उनके पास भी हैं, तो उनको भी इधर लाया गया, ये भी आकर के बैठ गए। इसके अलावा नीलम देवी जो स्वाभाविक रूप से जदयू की थी जी, उन्होंने भी स्विच कर लिया। इसके अलावा संगीता कुमारी ये भी स्विच कर गई, क्योंकि नीलम देवी जदयू की थी जी, जो जदयू के पहले से पूर्व में जदयू से ही चुनाव लड़ती रही हैं, पहली बार आरजेडी से चुनाव लड़ा है, उनका स्वाभाविक वो गठबंधन था। आपने देखा कि अनंत सिंह को जेल से बाहर निकाल करके लोकसभा चुनाव में लाया गया। उनके लिए मैंने अब समझिए ना, उनके लिए परिस्थितियां, जब एक आदमी को आप किसी के हत्या के आरोप में जो जीवन गुजार रहा हो, उस आदमी के लिए कानून बना के जेल से ला सकते हैं, तो अनंत सिंह ने तो किसी को हत्या नहीं ना किया है, बिल्कुल। वो तो झूठा कह रहे हैं कि आरोप लगाया गया है कि 47 का, उनके लोग तो लगातार कहते हैं लिपि सिंह फंसाई। तो निश्चित रूप से अब लिपि सिंह उनके साथ है भी नहीं जदयू के, तो उनके लिए बहुत सारा मामला है। तो आने वाले समय के लिए ये 4 नाम जो है ये कहीं ना कहीं राजद से जदयू की तरफ स्विच कर रहे हैं। संगीता कुमारी को तो पद भी मिल गया जी, तो बीजेपी के साथ चली गई हैं। और आपने देखा होगा कि कैसे पकड़ के, मैं तो विधानसभा में मौजूद था नमन जी, मैं आपको क्या बताऊं, तुरंत अभी हम लोग बैठे हुए हैं प्रेस रूम में, वहां होता था अरे फलाना विधायक को लेकर के जा रहे हैं सम्राट चौधरी जी, और सम्राट चौधरी को पीछे सब लोग दौड़े शुरू हो गया था, धक्का धक जाना शुरू। मैंने सदन में बैठे हुए अचानक से देख रहे हैं तो दूसरे कमरे में जाकर के सत्ता पक्ष में बैठ गए। तो ये परिस्थिति, इनमें से कुछ कांग्रेस के विधायकों को भी, जैसे सासाराम के एक विधायक थे, फिर विक्रम के विधायक थे, इन लोगों को ले जाया गया। तो ये खबरें चलाई गई बाबा कि इनको लोकसभा टिकट दिया जाएगा जी जी, लेकिन फिर नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल, सारे लोग जी, इसमें से एक मंत्री भी थे। तो विधानसभा का ही इंतजार किया जाता है। अब विधानसभा का इंतजार आप कैसे कीजिएगा नमन जी? आपने जिसके विरुद्ध लड़ा चुनाव, अब वही आपके उसी पार्टी में आप पहुंच गए हैं, तो वो आपको कैसे टिकट देगा? तो ये जो छोड़कर पार्टी गए हैं इन लोगों का क्या होगा फिर? इन लोगों की स्थिति आप देखिए ना, आप फिर वापस क्या आएंगे? उड़ी जहाज के पंछी फिर जहाज पे आवे, कहा जाएगा? निश्चित रूप से यही स्थिति है। इन लोगों को मिला क्या है? इसमें से बहुत लोगों को मंत्री बनना था, कितने लोग मंत्री बने? मंत्री आवास जरूर मिला है, इन लोगों के लिए कुछ जगह की व्यवस्था की गई है, स्पेशल कॉटेज जरूर दिया गया है, लेकिन उसके अलावा उतना ही पर संतुष्ट करना पड़ेगा। काम निकल गया तो छोड़ दिया निश्चित रूप से। तो एक तो ये है कि ये 4 लोग जो हैं जो राष्ट्रीय जनता दल में थे, जिसमें चेतनानंद जिनकी चर्चा आपने कर ली, प्रहलाद यादव, नीलम देवी और संगीता कुमारी, ये 4 लोग पहले से ऑलरेडी प्रहलाद यादव और नीलम, प्रहलाद यादव है जो सूर्यगढ़ा से जदयू के साथ अभी है जी। इसके बाद अपने नाम यहाँ रखा। हाँ जी, इसके अलावे अब मैं आता हूँ 2024 चुनाव से पहले, जो चुनाव के बाद की, ये तो चुनाव से पहले की परिस्थितियां हैं, जब बहुमत साबित करना था तो ये लोग फरार हो गए थे। 7 लोग हुए थे, इसमें 3 लोग कांग्रेस के भी थे। इन 4 को अगर एक साइड रख दिया जाए, हम चूंकि बात नीतीश और कंफर्म था जी, नीतीश, हम बात नीतीश और तेजस्वी की कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों का ही बात करना जरूरी है। अब हम आपके साथ आते हैं। आप चुनाव में बहुत घूम रहे थे, आप उस नवादा में भी पहुंचे थे, जिस नवादा में आकर के असली यादव और नकली यादव की बात चल रही थी। नहीं, लोग बोल रहे थे ना कि मैंने तो चुनाव में विश्लेषण भी किया, कई लोग कहे कि नहीं आपका विश्लेषण गलत है। मैंने कहा कि नवादा के लिए लालू यादव कौन है जी, राजबल्लभ। नवादा के लिए राबड़ी देवी कौन है, उनकी पत्नी। बिल्कुल। नवादा के लिए तेजस्वी यादव कौन है, उनके भाई, उनके भतीजे। निश्चित रूप से, और वही हुआ। बिल्कुल। नवादा में जो चुनाव लड़ने उतरे विवेक ठाकुर, तो उनके विरोध में जिस कुशवाहा को टिकट दिया गया था वो राजद ने दिया, और मंच पर ही एक साफ कह दिया था तेजस्वी यादव ने कि सब कुछ एक परिवार को दे देंगे, राजवल्लभ पर हमला करते। बिल्कुल। तो लोगों ने कहा था कि तो आप भी तो अपने परिवार को सब कुछ दे देते हैं, आपका परिवार, हमारा परिवार नहीं। और उस समय उनकी 2 बहनें लड़ रही थी चुनाव। हाँ, और फिर कहीं ना कहीं इसी
कुछ मामले को देखते हुए जनता में एक इंट्रोस्पेक्शन हुआ। बिल्कुल, कई बिल्कुल। जगहों पर लोगों ने ये भी कहा कि हम राजवल्लभ को नहीं जानते, हम लालू को जानते हैं। जी। कई जगहों पर लोगों ने साफ कहा कि हम नहीं हैं, हम हमारे नेता तो यही हैं। हम राजवल्लभ को जानते हैं। मैंने पूछा भी कि तो आपके इस करने की वजह से विवेक ठाकुर जीत जाएंगे, बोले कोई दिक्कत नहीं है, विवेक ठाकुर जीत जाए, उनके भाग्य में तो वही जीतेंगे, जी। लेकिन हम जिसको लालू यादव भेजे उसको हरा के भेजेंगे यहाँ से। बिल्कुल। तो ये और समीकरण निर्दलीय प्रत्याशी को अच्छा खासा वोट भी आया। उन्हीं उसी के चलते जीत हुई। नहीं तो आप समझिए विधायक का चुनाव नहीं जीतने वाला आदमी अगर जाकर के सांसद का चुनाव जीत जाता हो जी। और वही अपनी जगह से नहीं कहीं दूसरी जगह से, तो आप ये समझ ही सकते हैं इसके दो ही कारण इतना होगा। बड़ा रिस्क लिया था उन्होंने राज्यसभा छोड़कर, जी राज्यसभा की सीट पर रहते हुए उन्होंने मैंने चुनाव लड़ा था। जी, तो बिल्कुल। मतलब ये समीकरण पहले से सेट था, बिल्कुल ये तय था कि राजवल्लभ परिवार जो है वो अपनी अलायंस जो है वो इस तरफ दे चुका है। क्या निश्चित रूप से जदयू और भाजपा के साथ सेटिंग हो गया, सीटिंग हो चुका था। ये तो वो परिस्थितियां हुई। अब इसमें विभा देवी के बारे में और राजवल्लभ परिवार के बारे में कहा जाता है कि जितने भी लोग उनके राजनीति में है वो सभी लोग स्विच करके जदयू की तरफ शिफ्ट करेंगे। जी। एक तो ये हो गया। अब नवादा की दूसरी कहानी आपको बताते हैं। जी। नवादा में एक परिवार और है, कौशल यादव का परिवार। ये कौशल यादव भी कभी वहां के विधायक रहे हैं और विधायक रहते हुए इसके बाद उनकी पत्नी भी वहां से चुनाव लड़ी है, वो भी वहां से पिछले बार भी चुनाव लड़ी थी। पिछले बार हालांकि हार जीत का आंकड़ा बहुत लंबा चौड़ा था, लेकिन इसके अलावे इस दो ही नाम से नहीं, हमने ये क्लियर नहीं किया कि कौन जा रहा है किस तरफ। निश्चित विभा देवी की तो मैंने बताया ना कि विभा देवी पूरा परिवार सहित जो राजनीति में उनके हैं वो सभी लोगों ने एक तरह उनके भाई राजवल्लभ के, राजवल्लभ खुद, जी, उनके भतीजे सभी लोगों ने ये तय कर लिया है कि वो अब जदयू की तरफ स्विच करेंगे। कंफर्म हो चुका है। निश्चित रूप से। और उसका सबसे बड़ा कारण है सीटें भी कौशल तय यादव। हो गई इन लोग। जी, कौशल यादव सबसे बड़ा कारण है, जी। क्योंकि कौशल यादव के बीच में उनकी राइवलरी चलती है। तो ऐसी स्थिति में वो राजद की तरफ जाएंगे तो निश्चित रूप से ये जदयू की तरफ जाएंगे और लड़ाई किसके बीच में होती है? जदयू वर्सेस आरजेडी। बीजेपी तो जोरन है इसमें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो इस लड़ाई में अब आप समझ लीजिए कि ये तो हुआ ही, लेकिन कौशल यादव इसमें एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं। एक स्टेप क्यों आगे बढ़े हैं? तो एक बहुत पुराने जो अल्पसंख्यक नेता हैं सलमान रगीब, जो एमएलसी रहे नीतीश कुमार ने उनको बहुत तरह से ऑबलाइज भी किया है, और वो शख्स अब आरजेडी में जाने के लिए तैयार है, ये कहते हुए कि मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार ने बहुत कुछ नहीं किया है। हाँ, तो लंबा टूट हुआ है जदयू में। वक्फ बोर्ड के मुद्दे के बाद से कई लोगों ने छोड़ी है पार्टी को। कुछ अगर पदेन लोगों को छोड़ दिया जाए, जो एमएलसी रह चुके हैं या हैं, उनको छोड़ दिया तो बाकी लगभग बड़ी टूट हुई है। बिल्कुल। उसका नुकसान तो हुआ। अब चुनाव में भी इसका नुकसान होने की संभावना थी। निश्चित रूप से कोई दो राय नहीं है। जी। इसके अलावे एक और बड़ा धड़ा छूटा है, बोगो सिंह, नरेंद्र सिंह बोगो सिंह। ये वो शख्स है, आपको याद है कि 2020 में एक सीट जीत करके आए थे लोक जनशक्ति पार्टी, जी, मटिहानी वाली। उस मटिहानी की सीट पे ये जदयू से चुनाव लड़े थे, 2 बार जीते हुए थे, पहले 15 में भी 10 में भी। उनको राजकुमार सिंह ने हराया। जी। ये समीकरण के विपरीत हुआ था। हार जीत का आंकड़ा कितना था? 333 वोट। जी। इसके बाद अब इनको लगता है अब राजकुमार सिंह तो फिर लड़ेंगे। राजकुमार सिंह चुनाव लड़ेंगे। जदयू ने उनको बुला लिया था अपने पाले में। अब ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि जदयू में जब चले गए हैं वो, तो इनको लगता है कि राजकुमार सिंह ज्यादा हमसे, हाँ, मतलब बुलाया आज जदयू ने तो टिकट देगी। उनको मंत्री नहीं बनाया गया, उनको कोई पद नहीं दिया गया बुला करके, तो उनको टिकट तो कम से कम देगी ना। बिल्कुल। तो इस बात से, इस डर से वो अपने आप को स्विच करके राजद की तरफ जा रहे हैं। तो एक इसमें ये भी बात सामने आ रही है कि क्या चिराग पासवान इस सीट को छोड़ेंगे, क्योंकि जीता हुआ सीट है, यहाँ आगे पेच फंस जाता है। तो आने वाले समय में जब सीट शेयरिंग का समझौता होगा, इन सीटों पर तो पेच फंस ही रहा है। बिल्कुल पेच फंस रहा है। लेकिन हाँ, वही बात है कि अगर नंबर चिराग के हिसाब से हो जाएगा तो एक गलती को इग्नोर कर सकते हैं। तो ये तो तब की बात है। लेकिन इनको, बोगो सिंह को ये बात समझ में आ गई है कि हमारे हार का कारण चिराग पासवान है और जदयू है, क्योंकि उनके सीट पर लोग बहुत ज्यादा मजबूती से नहीं आए थे। अब तक जितनी भी उनकी जीत हार हुई है उसमें आंकड़ा लगभग 32,000 का रहा है, लेकिन पहली बार 333 वोट से हारे। वो सोच नहीं सकते थे कि हम हार जाएंगे, लेकिन चिराग पासवान कारण बने उसका। तो ये स्थितियां हैं, और इन स्थितियों में ये जो जदयू के लोग हैं वो राजद की तरफ स्विच कर रहे हैं, यानी कि दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। जो सीटें राजद नहीं दे सकती है वो जदयू देने के लिए तैयार है, और जो जदयू नहीं दे रही है वो राजद देने के लिए तैयार है। यानी कि इसको भी लेकर के कहीं ना कहीं एक संशय जरूर मन में आ रहा है, हम लोग जैसे जो डिस्कशन करने वाले लोग हैं, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भीतर इंटरनल सेटिंग सब हो गई है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद में, जिसके कारण इन सीटों की अदला बदली हो रही है और अपना जो ग्राफ है या अपनी जो स्थिति है उसको थोड़ा और मजबूत किया जा रहा है कि 4 यादव आप ले लीजिए। दोस्ती बाबा दोनों में हो ना हो, जी, ये तो तय है कि ये लोग
अब जाहिर है। इनकी संभावनाएं इस तरफ नहीं है जी। ये वो लोग हैं जो इस नाव पर अब नहीं चल सकते हैं आगे। जी। इन्हें नाव बदलना ही होगा, चाहे वक्त से पहले, नीतीश से पहले ही चलती बस में बैठ जाए, या नीतीश कुमार को छोड़कर आरजेडी में चले जाए, या आरजेडी छोड़कर नीतीश कुमार के पास ही पहले चले जाए। जी, जो भी होना है जी, वो चुनाव से पहले होना है। जी। ये तो एक फेज हो गया जिसमें आपको पहली लिस्ट आपको देखने को मिली कि लगभग 1 दर्जन ऐसे नेता हैं जो स्विच कर रहे हैं इधर से उधर। ये अदला बदली इसमें एक तगड़ा पेच फंस रहा है, राजबल्लभ परिवार के लोग जदयू की तरफ जा रहे हैं जी। तो ये तो कौशल यादव और पूर्णिमा यादव, ये तो पेच फंसा दिया गया है सीट पे। निश्चित रूप से। तो ये जरूरी तो नहीं है ना, ये जो कोई जरूरी नहीं है कि उसी सीट पर उनको लड़ाया जाएगा। नहीं, बट ये तो कंफर्म हो गया ना कि राजबल्लभ परिवार के सदस्यों को चुनाव लड़ाया जाएगा जदयू से, इसीलिए ना भाग रहे हैं ये लोग। और ये तो पेच फंसा दिया गया सामने सामने दोनों में। पेच तो फंसा हुआ है नमन जी, और इन्होंने भी मतलब कौशल यादव और बाकी लोगों ने स्वीकार कर लिया है। इनको ये लग रहा है कि हाँ ये कुछ होना है, लेकिन ये प्रारंभिक स्टेज ना है। आप नीतीश कुमार के बारे में जानते हैं, आपने देखा कि कैसे टिकट कटता है श्याम रजक का। बिल्कुल, श्याम रजक को कहाँ मंत्री उन्होंने बनाया, बिल्कुल, जो उनके बहुत करीबी थे। और आज श्याम रजक कहाँ है, वो समझ गया कि मेरा लाइफ जो है राजनीतिक करियर खत्म समाप्त हो गया, नीतीश कुमार के रहते हुए नीतीश कुमार से अलग नहीं रह सकते हैं, और नीतीश कुमार के साथ वो स्विच कर गए। ये स्थिति तो पहले फेज की है। दूसरे फेज में आपको याद होगा कि जैसे ही 2024 के चुनाव का परिणाम आया था और तेजस्वी यादव घूम घूम करके लोगों को नाप रहे थे, जोख रहे थे, समीकरण समीक्षा कर रहे थे, तो उस बीच उन्होंने कहा था कि 40 ऐसी सीटें हैं, करीब 35-37 सीटों पे उनको बढ़त प्राप्त हुई थी लोकसभा वाइज विधानसभा में जी। लेकिन 40-45 ऐसी सीट, जीती हुई सीटों की मैं बात कर रहा हूं, मात्र 75 सीटों की बात कर रहा हूं। उन 75 सीटों में से 40 से ज्यादा ऐसी सीटें थी जिस पर उनको बैकफुट पे रहना पड़ा था, विधायकों का कोई सहयोग उनको नहीं मिला था। उन लोकसभा के जो विधायक, उन विधानसभा के जो विधायक हैं, उन पर भी गाज गिरने वाली है। और ये पहली लिस्ट है, इसके अलावा भी कई लिस्ट, इसके अलावा कई लोग का पिछले बार टिकट कटा था। बिल्कुल, हाँ। लोकसभा में जदयू ने कई सीटें छोड़ी थी जी, जिनकी वजह से उन सांसदों का टिकट कटा था जी। कई लोगों को तो बदला गया था, जैसे सीतामढ़ी में जो सांसद थे सुनील पिंटू, उनका टिकट काटकर जदयू के कोटे में भेजा गया, फिर वहां देवजी सिंह ठाकुर लड़े, तो वो भी तो रास्ता खोजेंगे ना कहीं। बिल्कुल, निश्चित रूप से। पिछली बार रामेश्वर में तो चुनाव लड़ना चाहते थे, ओम प्रकाश यादव भी इंतजार कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कभी स्वराज की तरफ कहा जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, अभी वो भी इंतजार कर रहे हैं। भाजपा ने उनको भी, आरसीपी सिंह बहुत कड़ी है जो चुनाव लड़ना चाहते थे पिछली बार जी। फिर जहानाबाद में एक खेल हुआ है जी, जहानाबाद में भी वो अपने बेटा को लड़ाना चाहते हैं। बिल्कुल, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जो है, ये सभी परिस्थितियां नमन जी घुमा फिरा करके उस जगह जगदानंद सिंह भी कुछ कर सकते हैं। जगदानंद सिंह के बारे में तो आप सुन रहे हैं, कोई कह रहा है कि उनको अध्यक्ष बना रहे हैं, आपको लगता है कि संभव ही नहीं है, वो हल्कापन है। आपको हम लालू यादव के अलावा कोई बन ही नहीं सकता है जी। इस तरह अगर कोई दूसरा बनेगा तो लालू यादव के मतलब परिवार से ही बनेगा, वो लालू यादव के बाद ही बनेगा और वो तेजस्वी ही होंगे। ये भी बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मीसा भारती तो बहुत प्रयास करते रह गए, ना संभव ही नहीं है। अब जो तेजस्वी के रास्ते में आएगा, तेजस्वी यहाँ पे पटना के मगध के एक बहुत बड़े राजा हुआ करते थे, मिलने की कोई उम्मीद नहीं है ना बाबा। मगध के राजा जो बने हैं ना जी, उन्होंने जो नरसंहार किया है उसकी लिस्ट देखिएगा तो ज्यादा अपने ही लोगों का किया है। बिल्कुल जी, ये बड़ी बात है। कोई कुआं है कम कुआं जी जी। इसके अलावा आपको उसका भी डीएनए टेस्ट होना चाहिए जी। इसके अलावा नमन जी एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि तेजस्वी यादव ने यह तय कर लिया था कि जो 1000 के अंदर वोट से हारे जीते हैं उन लोगों को इस बार हारे हैं उन लोगों को इस बार वो टिकट देंगे। तो उन लोगों को जब टिकट देंगे तो आप समझ सकते हैं कि बाकी कई लोगों का टिकट तो कटेगा ना। बिल्कुल। ये सारी परिस्थिति, और जो ज्यादा अंतर से हारे हैं उनका टिकट लगभग कट जाता है, तो वो भागेंगे जदयू और भाजपा की तरफ या जनसुराज। बिल्कुल बिल्कुल। तो लिस्ट लंबी है दर्शकों, अभी और भी लिस्ट में नाम है। ये पहली किस्त हमने आपको आज पंचनामे में बताई, आगे भी इस लिस्ट को हम टटोलते रहेंगे, जैसे जैसे नाम आएंगे वैसे वैसे हम लोग इसमें ऐड कर देंगे और आपको बताएंगे। तो आज के पंचनामा में इतना ही, कल फिर पंचनामा में मुलाकात होगी आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।